नमस्कार, मैं रवीश कुमार। किसान आंदोलन जब भी होता है, फोकस उनकी उपज के दाम ना मिलने पर कम रहता है। शहरों में फल, सब्जी और दूध के दाम बढ़ने पर ज़्यादा हो जाता है। आप टीवी देखेंगे कि तो हम रिपोर्टर और एंकर लोग किसानों के बीच कम नज़र आएंगे। मंडियों में ही दाम पूछते रह जाते हैं शहर के। इसके कई कारण हैं, उस पर चर्चा का वक्त नहीं है। नवंबर 2009 की एक घटना बताना चाहता हूँ। पश्चिम उत्तर प्रदेश से भारी संख्या में किसान दिल्ली आए, गन्ना किसान। अगले दिन दिल्ली के अखबारों में जो हेडलाइन छपी वो कमाल की थी। हिंदी के एक अखबार ने हेडलाइन लगाई कि किसानों ने झुका दी सरकार, लेकिन अंग्रेजी के एक अखबार ने हेडलाइन लगाई कि बिटर हार्वेस्ट, दे प्रोटेस्टेड, ड्रैंक, वैंडलाइज्ड एंड पीड, मतलब खराब फसल, विरोध भी किया, शराब पी, तोड़फोड़ की और पेशाब कर दिया। यह हेडलाइन थी अंग्रेजी अखबार की। तब से लेकर अब तक मीडिया के बड़े हिस्से में किसानों के प्रति नजरिया बहुत खास नहीं बदला है। मध्य प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे 6 किसानों की हत्या हो गई है। यह इसी देश में हो सकता है कि राज्य का गृह मंत्री कह दे कि वहां मौजूद पुलिस और सीआरपीएफ में से किसी ने गोली नहीं चलाई, मगर किसान मरे गोली से ही। 24 घंटे के बाद आईजी पुलिस बयान देते हैं कि गोली पुलिस ने चलाई, मगर ये नहीं कहते कि जो 6 किसान मरे हैं वो पुलिस की गोली से मरे। सुनिए। जो प्रथम दृष्टिया जो चीजें मालूम पड़ी उसमें पुलिस फायरिंग हुई है और उसमें किसने कितने राउंड किन परिस्थितियों में चलाए हैं वो अभी बताया जाना संभव नहीं है। वो जब तक प्रॉपर जांच नहीं हो जाती है तब तक ये बताया जाना संभव नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इससे पहले जितनी भी इस तरह की घटनाओं के लिए जांच बिठाई गई उसके नतीजे कभी सामने नहीं आए, रिपोर्ट ही नहीं पेश की गई। मंगलवार तक मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कहते रहे कि मध्य प्रदेश में 2 जिलों को छोड़कर कहीं किसान आंदोलन है ही नहीं, कहते रहे, बयान था कि हमने दिखाया भी था मंगलवार को। बुधवार को आईजी साहब कह रहे हैं कि दिल्ली से सीआरपीएफ की 10 कंपनियां मांगी गई। गृह मंत्री की बात पर यकीन कर लेते तो प्रधानमंत्री किसानों की स्थिति पर दिल्ली में चर्चा नहीं कर रहे होते, जो कि उन्होंने की। ना ही कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह तय प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करते। वैसे कृषि मंत्री स्वच्छता पखवाड़ा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, क्यों रद्द हुआ समझ नहीं आया। किसान आंदोलन पे नहीं। बुधवार को इंदौर, उज्जैन, देवास में कई जगहों पर हिंसा की घटना हुई है। कई जगहों पर कर्फ्यू लगी और मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद हो गई, इसलिए कई जगहों से तस्वीरें या वीडियो नहीं आ पा रही हैं। कहीं बस जला दी गई है तो कहीं दुकानों को तोड़ा गया है। किसान नेता का कहना है कि पुलिस ने भी तोड़फोड़ की है और आगजनी की है। मंदसौर में 6 किसानों की मौत के बाद किसानों ने जिलाधिकारी के साथ धक्का मुक्की की, उन पर हमला जैसा किया। रतलाम नीमच लाइन पर पटरियों को नुकसान पहुंचा। रतलाम नीमच रूट पर जो ट्रेन है वहीं रुक गई, जहां इसके कारण देवास में गुस्साए लोगों ने हाट पिपलिया थाने के सामने प्रदर्शन किया और थाना परिसर में रखी गाड़ियों में आग लगा दी। सोनकच्छ में प्रदर्शनकारियों ने एक चार्टर्ड बस में अपना गुस्सा उतार दिया, उस पर पत्थरबाजी की और इस दौरान कई यात्री अपनी जान बचाने के लिए भागे और कुछ बस में ही फंसे रह गए। बाद में बस को खाली कराकर प्रदर्शनकारियों ने उसमें आग लगा दी। प्रदर्शन चल रहे हैं मगर इंटरनेट बंद हो गए हैं वहां पर। किसान आंदोलन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हिंसक प्रदर्शन ना हो, इससे मुद्दों से ध्यान बढ़ जाता है। सारा जोर इस बात पर होता है कि शांति बहाल की जाए और इसका लाभ उठाकर उनके ही नेता मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाकर गायब हो जाते हैं और आंदोलन समाप्त हो जाता है। फिर अगले चुनाव में वो उन्हीं नेताओं के लिए वोट मांग रहे होते हैं। राज्य में कई जगहों पर इंटरनेट बंद है, फिर भी मुख्यमंत्री ट्वीट करके सबको संदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे खुद एक किसान हैं और उनकी परेशानी समझते हैं और कहा है कि आपकी सारी बातों पर सरकार अमल करेगी। वैसे मध्य प्रदेश कैबिनेट ने कुछ फैसले किए हैं कि फसलों की बिक्री और दर तय करने के लिए अब एक आयोग बनेगा। 5,050 रुपए क्विंटल तुअर दाल का खरीद मूल्य दिया जाएगा। 5,025 रुपए क्विंटल मूंग दाल का खरीद मूल्य दिया जाएगा। ये सेंटर का तय किया हुआ है पहले से। 20 जून से उड़द की खरीद किसानों को फौरन भुगतान के साथ की जाएगी। नकदी के लिए बैंक और वित्त मंत्रालय से बात की जाएगी। बैंक जितना संभव हो नगद देंगे और बाकी राशि आरटीजीएस से उनके खाते में दे दी जाएगी। नकदी रही तो नगद भुगतान भी किया जाएगा। आपने देखा होगा कि इस पूरे फैसले में नकदी का जिक्र कितनी बार आया। क्या नोटबंदी के कारण किसानों के पास नकदी कम होने के कारण भी यह स्थिति पैदा हुई है? क्या यह महज संयोग रहा होगा कि बुधवार की सुबह दिल्ली के अखबारों के पहले पन्ने पर 6 किसानों की मौत की खबर थी। इन्हीं अखबारों के भीतर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के 2-2 पन्ने फुल पेज के विज्ञापन छपे मिले जस्ट आस्किंग। इस विज्ञापन को पढ़कर लगा, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि खेती के क्षेत्र में सरकार की इतनी उपलब्धियां हैं कि 2 पन्ने से कम में उनकी गिनती नहीं हो सकती थी। काश इस विज्ञापन को देश के सारे किसान पढ़ लेते तो वे प्रदर्शन छोड़कर आज जश्न मना रहे होते।
मैंने दोनों पन्ने का विज्ञापन अंडरलाइन करके पढ़ा है। 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने का संकल्प मिला है। कृषि शिक्षा का बजट 47% से ज्यादा कर दिया गया है। वैसे मध्य प्रदेश कैबिनेट के फैसले के संदर्भ में इस विज्ञापन को देखना दिलचस्प रहा। पता चलता है कि किसान कुछ और मांग रहे हैं और सरकार कुछ और दे रही है। इस विज्ञापन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर पूरा एक राइटअप है कि कैसे बड़ी संख्या में किसानों ने बीमा कवर लेना शुरू कर दिया है। बीमा लेने से क्या बीमा मिल जाता है? इसी साल 7 अप्रैल को राज्यसभा में कृषि राज्य मंत्री ने कपिल सिब्बल के सवाल के जवाब में कहा कि 2016 के खरीफ सीजन में यानी धान के सीजन में किसानों ने 4,270 करोड़ का दावा किया कि हमें बीमा क्लेम बनता है, मगर उन्हें मिला सिर्फ 714 करोड़ रुपए। ये 7 अप्रैल 2017 तक का डेटा है। आप समझ सकते हैं कि बीमा कवर खरीदना आसान है, बीमा लेना आसान नहीं है। यही कारण है कि विज्ञापन में कुछ और है, सड़कों पर कुछ और। आप ये जवाब राज्यसभा की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। 2014 में बीजेपी ने वादा किया था कि सत्ता में आने पर लागत में 50% मुनाफा जोड़कर मूल्य देंगे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नहीं दे सकते। 28 मई को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस संदर्भ में 2 बातें कहते हैं। पहला कि लागत में जमीन की लागत जोड़कर कोई भी सरकार स्वामीनाथन फॉर्मूले को लागू नहीं कर सकती है। फिर वे अपना हिसाब लगाते हैं अमित शाह, और तमाम अखबारों में छपा है वेबसाइट पर कि लागत मूल्य में जमीन की लागत अगर घटा दें तो इस हिसाब से सरकार ने लागत से 43% ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया है किसानों को। ये सभी फसलों के बारे में कह रहे हैं या किसी एक फसल के बारे में, साफ नहीं, मगर 43% ज्यादा दाम की बात को मीडिया ने हेडलाइन के तौर पर छापा भी। लगता है किसान नहीं पढ़ पाए। मंगलवार को प्राइम टाइम में ही देवेंद्र शर्मा ने कहा कि अगर ऐसा हुआ होता तो सरकार हर विज्ञापन और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा कर रही होती। हमने इसी संदर्भ में 2 पन्ने के विज्ञापन में बहुत खोजा जिसका दावा अमित शाह ने 28 मई को किया था। आप यकीन नहीं करेंगे, 2 पन्ने के विज्ञापन में न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में ऐसा कोई जिक्र नहीं मिला। तो क्या जो बात अमित शाह को पता है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को पता नहीं है? वैसे 2006 में एमएस स्वामीनाथन ने राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रमुख के तौर पर यह सुझाव दिया था। 6 से 17 आ गया। ऐसा नहीं है कि मौजूदा सरकार एमएस स्वामीनाथन को भूल गई है। इसी 19 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने एमएस स्वामीनाथन की किताब का लोकार्पण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर स्वामीनाथन की खूबी यह है कि उनका काम व्यवहारिक वास्तविकताओं पर आधारित है, लेबोरेटरी वाला ज्ञान नहीं है। अमित शाह कहते हैं कि जमीन की लागत जोड़कर कोई सरकार लागत का 50% दाम दे ही नहीं सकती। स्वामीनाथन फॉर्मूला लागू नहीं हो सकता। न्यूनतम समर्थन मूल्य देने से सारे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल जाता है। इसी महीने दिल्ली में कृषि वैज्ञानिकों के बीच भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने कहा कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन खरीदने की पूरी कोशिश लगा दी। इसके बाद भी 60% किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर अपनी दालें बेचनी पड़ी। 60% किसानों को, यानी पूरी कोशिश करने के बाद भी सरकार 40% किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दे सकी। यह कहना है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार का। 1600 रुपया महीने की कमाई है भारत के किसानों की। मंगलवार और बुधवार को महाराष्ट्र में 4 किसानों ने खुदकुशी की है। 6 मध्य प्रदेश में गोली से मार दिए गए हैं। प्राइम टाइम में हम इसी की बात करेंगे। जवानों की तो खूब जय जय हो रही है, होनी भी चाहिए। अब किसानों की जय जय की बारी है, वो कब होगी? तो सिराज हुसैन साहब हैं, सीनियर फेलो हैं, हमारे साथ मंगलवार को भी थे। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, इक्रियर। भयंकर नाम है, भारत के किसान यहां पर आकर अध्ययन करना चाहिए उनको। देवेंद्र शर्मा हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं। देवेंद्र जी, आपसे ही पहला सवाल करते हैं, क्योंकि एक तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में आपकी टिप्पणी चाहता हूं कि जो दलहन की न्यूनतम समर्थन मूल्य तय की गई और अब मध्य प्रदेश की सरकार कह रही है कि हम खरीदेंगे इतने ही दाम पे। अरविंद सुब्रमण्यम कह रहे हैं कि 60% लोग इससे बाहर हैं, और अमित शाह का जो बयान है 43% वाला कि उससे ज्यादा दिया है। हम इस संदर्भ में आपकी, और कल भी हम मंगलवार को भी बात की थी, लेकिन हम और टिप्पणी चाहते हैं कि किसान मांग रहे हैं, तो क्या ये कोई ऐसा सिस्टम बन सकता है जो मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा है कि हम एक आयोग बनाएंगे जो बिक्री और दरों को तय करेगा? तो क्या शिवराज सिंह चौहान इस प्रकार के किसी समाधान की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं आपको?
देखिए, उन्होंने तो प्रॉमिस किया है और मुझे लगता है कि हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो उस सिस्टम को लेके आएंगे। लेकिन आपका जो मूलतः सवाल है रवीश जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने अरविंद सुब्रमण्यम जी को कोट किया है कि भी उन्होंने कहा है कि वही 20,000 रुपए सालाना किसान की जो इनकम है 17 राज्यों में, ये इकोनॉमिक सर्वे 2016 में ये छपा है और इसका बहुत साफ निष्कर्ष है कि आधे देश में कम से कम किसान जो हैं, उनके किसान परिवार की जो इनकम है वो अगर एवरेज देखें तो 1700 रुपए, 1668 या 1670 रुपए बनेगा। मैंने कहा 1700 रुपए से कम हर महीने में वो गुजारा करते हैं। किसान परिवार की बात हम करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है आपका कि ये न्यूनतम मूल्य किस तरीके से बनाया जाता है, अगर आप सरकार की अपनी वेबसाइट पे जाएं और उसमें देखें कि भाई खरीफ की जो पिछले साल जो 16-17 सीजन जो था, मतलब 2016-2017 का जो सीजन था खरीफ का मार्केटिंग का, उसमें देखिए आप कैसे ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस वर्कआउट किया गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक होती है A1 कॉस्ट होती है जो पेड आउट कॉस्ट होती है। किसान ने फर्टिलाइजर खरीदा, किसान ने पेस्टिसाइड खरीदा, वो सारा उसमें इंक्लूडेड होता है। वो A1 कॉस्ट होती है, भाषा में जो CACP के कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के, उसमें आप मिलाते हैं फैमिली लेबर। और उसके बाद C2 जो कॉस्ट होती है, जिसके ऊपर स्वामीनाथन ने कहा कि C2 प्लस 50% देंगे। C2 में लैंड की रेंटल वैल्यू होती है। हमने स्पष्ट कर दूं कि लैंड की रेंटल वैल्यू होती है उसके अंदर, और उसके साथ में और भी हैं, कोई टैक्सेस है, जैसे इंटरेस्ट है कैपिटल पे, आपके एसेट्स पे, ये सब जो चीजें हैं उसमें आती हैं, शामिल होती हैं। और एक C3 कॉस्ट होती है जो जिसमें मैनेजरल जो इनपुट, जो अपना किसान का एज ए मैनेजर वो उसका इनपुट है, वो भी उसमें इंक्लूड किया जाता है, तो उसको C3 कहते हैं। अब ये C2 कॉस्ट जो है, जिसके ऊपर स्वामीनाथन रिकमेंड किया, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा मैं दे रहा हूं। रागी में खुद ही जो कमीशन है एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस का, वो ये वर्कआउट करता है कि 2150 रुपए प्रति क्विंटल तो इसकी कॉस्ट आती है, और रेकमेंड किया है उन्होंने MSP 1725 रुपए, यानी वो जो कॉस्ट आती है उससे भी कम उन्होंने ऑलरेडी रिकमेंड किया है। मूंग का अगर हम रेट देखें तो 5190 C2 कॉस्ट उन्होंने बनाई है, यानी जो कॉस्ट टोटल आती है, और उसका रिकमेंड किया है उन्होंने MSC 4800, यानी वहां पर आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी उन्होंने कम रिकमेंड किया है। तो ऐसे रागी, मूंग, उर्द, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, ज्वार हाइब्रिड, ये सब फसलें हैं जिनका MSP जो रिकमेंड किया है वो कॉस्ट से सरकार ने ही रिकमेंड कम किया, जो उसकी एजेंसी है जो ये चीजें तय करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो हमें ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये हर फसल पे जो हम सोचते हैं गेहूं और धान पे जो बढ़ोतरी मिलती है, वो हर जगह पे आप देखते हैं बाकी फसलों पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उन सब एरियाज के लिए, उसमें ऐसा नहीं है। एक बात तो ये स्पष्ट हो जाती है। दूसरी बात यह है कि अगर जो ये इंप्रेशन तो दिया जा रहा है, ये होता है A1 प्लस FL, ये C2 में गिनते हैं क्योंकि कॉस्ट लैंड की आ गई है। ये नॉर्मल अकाउंटिंग प्रोसेस है, इकोनॉमिक रैशनल है इसके पीछे, जो दुनिया में एक्सेप्टेड नॉर्म है वर्कआउट करने का, उसी के नॉर्म से ये किया जा रहा है, कोई एक्सेप्शनल नहीं है। मुझे नहीं मालूम क्यों कि सरकार के या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को, लीडर्स को ये लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जस्टिफाई करना चाहते हैं कि वो अपनी कमजोरी को, या अब जो नहीं डिलीवर कर पाए उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि देखिए हम तो आपके लिए पहले ही कर रहे हो। जैसे मैंने आपने ठीक कहा है कि अगर ये होता तो आज जो 2 पन्ने आए हैं उसमें एक पन्ना तो इसी पे होता कि हमने स्वामीनाथन कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से किसानों को दाम दे दिया है, या तकरीबन दे दिया है। तो क्राइसिस तो जहां पर है वो हम समझना नहीं चाहते, लेकिन सारी बात जो आपने कही है वो ये है कि हमने एक्चुअली पिछले 25-30 सालों से हमने किसानों को डेलिबरेटली इम्पावरिश रखा हुआ है, क्योंकि हम उनकी जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है वो तो हमने कभी दिया ही नहीं जो उनको मिलना चाहिए था, लेकिन हमने उसको जो उनको कॉस्ट बनती है वो भी नहीं दी है। ठीक है। और ये अगर आप देखें एवरेज निकालते हैं, क्योंकि CACP तो एवरेज निकालता है देश का, पंजाब में कॉस्ट बहुत होती है क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड सबसे ज्यादा यूज होता है। इसको उड़ीसा के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते जो वहां पर कॉस्ट आती है। लेकिन पंजाब के किसान हर साल जो है वो नुकसान भुगतते हैं, और वो हरियाणा के किसान भी हों, उत्तर प्रदेश के हों, तो ये जो सिस्टम है। समझ गया मैं। सिराज साहब, जो अभी इन्होंने MSP पे कहा है, क्या ये बात सही है कि जो कमोडिटी प्राइस कमीशन जो है वो रागी पर 2150 रुपए तय करती है, लागत निकालती है, और MSP उसका दिया जाता है 1725, मतलब खुद आप मान रहे हैं कि लागत है तो लागत से कम आप दे रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? सरकार की राजनीति, आप भीतरी राजनीति, अर्थव्यवस्था समझा सकते हैं सर कि ऐसा क्यों होता है? देखिए, CACP की जो रिकमेंडेशन होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत करने के बाद, किसानों से बातचीत करने के बाद,
और इकोनॉमिस्ट से कंसल्टेशन, केंद्र की मिनिस्ट्री से बातचीत, ट्रेड, जो ग्लोबल ट्रेड है, ग्लोबल प्राइसेस, डोमेस्टिक प्राइसेस वगैरह देख के प्राइसेस की रिकमेंडेशन सीएसीपी करता है। ये बात सही है कि कई राज्य ऐसे होते हैं जिनकी पूरी कॉस्ट कवर नहीं हो पाती है, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये जरूर बताना चाहूंगा कि जो हमारा डिस्कशन फार्मर्स की डिस्ट्रेस के बारे में है, वो एमएसपी का निर्धारण तो एक एस्पेक्ट है, बहरहाल वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जैसा कि शर्मा साहब ने फरमाया, लेकिन मुझे ये लगता है कि उससे भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट मैटर ये है कि पहली बात तो ये है कि गेहूं और धान और गन्ने में उसका दूसरा नाम है स्टेट एडवाइस प्राइस, हमारी राज्य सरकारें देती हैं और एफआरपी सेंटर फिक्स करता है, लेकिन सिवाय गेहूं और धान के बाकी ज्यादातर फसलों में तो एमएसपी मिलता नहीं है। और दालों में भी, जैसा कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब ने कहा कि दालों में भी एमएसपी मिलता नहीं, यानी कि जो एमएसपी डिक्लेयर किया सरकार ने सीएसीपी के रिकमेंडेशन पे, उसको भी डिलीवर करा पाना सरकार के लिए मुश्किल होता है। जैसा कि मैं कल अर्ज कर रहा था, आप बता सकते हैं कोई डेटा जिस तरह से आप कोई आंकड़ा दे सकते हैं जिस तरह से मुख्य आर्थिक सलाहकार ने सरकार की अपील पर किसानों ने दाल की खेती की थी इस बार कि दाल के दाम 200 रुपये किलो बढ़ रहे हैं, अब जब लगा दी आपने 5,050 रुपये अगर आपने तय किया और वो भी आप उसके लागत से कम दाम तय कर रहे हैं, वो भी आप 60% किसानों के दाल नहीं खरीदने जा रहे हैं। अब इतना हंगामा हुआ तब कह रही है मध्य प्रदेश की सरकार कि हम दाल खरीद लेंगे, महाराष्ट्र वाला अभी खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, दूसरे राज्यों का हाल क्या है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि एमएसपी के तहत बेस्ट परफॉर्मेंस कब रहा है सर, कि आपने कोई एमएसपी तय की है और उसके तहत 80% किसानों को वो दाम मिला है? देखिए, गेहूं और धान में पंजाब और हरियाणा बहुत सालों से, कई दशकों से मार्केट में जितना अराइवल होता है, मंडियों में जितना गेहूं और धान का अराइवल होता है, उसका तकरीबन 95% खरीद लेते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी अब धान की खरीद बहुत पहले से बेहतर हुई है। लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो सरकारें सारी चीज खरीद लेती हैं, ये भी कोई बहुत अच्छी पॉलिसी या बहुत अच्छी नीति इसलिए नहीं हो सकती है कि फिर हम प्राइवेट मार्केट को किल कर देते हैं। देखिए, समझने की बात यह है कि असल में ये जरूरी है आपके दर्शकों को समझना कि सरकार एक बैलेंसिंग एक्ट करती है, वो कंज्यूमर इंटरेस्ट और फार्मर इंटरेस्ट को बैलेंस करने की कोशिश करती है। और ये बात बिल्कुल सही शर्मा साहब और एक्टिविस्ट कहते हैं वक्तन फवक्तन कि हमारी सरकार कंज्यूमर इंटरेस्ट को ज्यादा ध्यान में रखती है। अगर आप ये डेटा निकालें कि कितनी बैठकें सरकार में हुई प्राइस राइस को लेकर और कितनी बैठकें सरकार में हुई फार्मर्स के कम दामों को लेकर, तो आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी बात कि जब दाम बढ़ते हैं तो क्योंकि अर्बन कंज्यूमर्स बहुत वोकल होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान सरकारें देती हैं। नतीजतन तरह तरह की रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, एक्सपोर्ट की रेस्ट्रिक्शन, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, स्टॉकिंग रेस्ट्रिक्शन, इंटर स्टेट मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन, जिससे कि दाम कम हो। दालों के केस में सरकार ने 2 साल पहले दाम कम करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से होता यह है कि हम सिग्नल्स को रीड करके जब वो रेस्ट्रिक्शंस हमें सारी हटा लेनी चाहिए तो हम उसको वक्त पे हटा नहीं पाते हैं और उसकी वजह से दाम क्रैश हो जाते हैं। अब देखिए ना, जो दाल के दाम क्रैश हुए, मैं कल भी ये कह रहा था कि हम चाहे कुछ भी कर लें, मुझे ये अफसोस हो रहा है कहते हुए कि ये सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो जितना मार्केट में अराइवल हो जाए सारी दाल खरीद ले, ना पॉसिबल है ना डिजायरेबल है। इसलिए ये जरूरी है कि हम प्राइवेट मार्केट्स की फंक्शनिंग के ऊपर जो तरह तरह की रेस्ट्रिक्शंस हैं, उन रेस्ट्रिक्शंस को हटाएं और हम ये सिग्नल दें मार्केट को, ये सिग्नल दें कि हम क्या सरकार ने महाराष्ट्र में तो एपीएमसी का नया कुछ अभी बड़ी अखबारों में चर्चा सुन रहा था कि वहां पर सुधार हुआ है, तो सिग्नल तो दे ही रहे हैं हम मार्केट में। ये जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, ई नैम जो है, वो सिग्नल नहीं है। नहीं, देखिए, ऐसा है, ई नैम तो केंद्र सरकार की एक नीति है, उसमें जो पॉलिसी में रिफॉर्म्स लाने हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स को लाने हैं। मैं मिसाल देता हूं आपको कि पंजाब ने तो ई नैम को ज्वाइन ही नहीं किया। आप देखिए कि कई राज्यों में अगर कोई कंपनी या कोई व्यापारी अलग अलग मंडियों से कोई कमोडिटी, दाली ले लीजिए, अरहर की दाली खरीदना चाहता है तो हर मंडी का उसको अलग लाइसेंस चाहिए। कितनी रेस्ट्रिक्शंस हैं किसानों की कमोडिटी की खरीदो फरोख्त पे, कि उन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से ट्रेड
फेयर ट्रेड नहीं हो पा रही है। ठीक है।